नमस्कार। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम खिलजी वंश की स्थापना और इसके संस्थापक जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार बलबन की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारियों में कैकुबाद कोई विशेष योग्य नहीं था और कैकुबाद के ज़माने में एक निज़ामुद्दीन नामक व्यक्ति जो दिल्ली के कोतवाल का संबंधी था, उसने लगभग कैकुबाद को अपने नियंत्रण में कर लिया था। और उसके बाद कुछ समय बाद ही कैकुबाद को लकवा हो गया और उसके परिणाम स्वरूप उसके स्थान पर उसके शिशु पुत्र कैमुर्स को सुल्तान की गद्दी पर बैठाया गया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थिति एक गंभीर परिवर्तन की तरफ चलनी पड़ी। इसी कैमुर्स को गद्दी से हटाकर और कैकुबाद की हत्या करके जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की जो खिलजी वंश कहलाता है। जलालुद्दीन का प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। बलबन के समय में ये बलबन की सेना में एक शामिल था और उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से लड़ने के लिए जो सैनिक रखे गए थे वहाँ पर इसकी नियुक्ति की गई थी। और कैकुबाद के समय में जब निज़ामुद्दीन की हत्या हो गई थी, उसके बाद इसे महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया और आरिज़े मुमालिक नियुक्त करके बैरन का सूबेदार इसे बनाया था और इसी समय एक इसे बहुत महत्वपूर्ण उपाधि शाइस्तखां की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में खिलजी थे कौन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में तुर्कों ने कभी भी खिलजियों को तुर्क नहीं स्वीकार किया। उन्हें एक अलग दल और ग्रुप के रूप में उन्हें स्वीकार किया और इसी कारण जब खिलजी पावर में आए तो उनके विरोध में तुर्कों ने निरंतर एक विरोध का माहौल बनाए रखा। माना जाता है कि खिलजी तुर्की थे जो 10वीं शताब्दी के आसपास तुर्किस्तान से अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर बस गए थे और इसी खल्ज प्रदेश के नाम पर उनके नाम के आगे खिलजी जुड़ा। लंबे समय तक ये अफ़गानिस्तान में रहे, इस कारण से इन्होंने अफ़गानिस्तान की जो रीति रिवाज है, आदतें हैं, रहन सहन उसे स्वीकार कर लिया जो कुछ हद तक तुर्कों से अलग थी, इसीलिए इन्हें तुर्कों से अलग समझा जाने लगा। जलालुद्दीन ने गद्दी कैसे प्राप्त की? पिछले चैप्टर हमने देखा कि बलबन की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद में उसके प्रिय पुत्र मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को सुल्तान बनाया जाए, परंतु दिल्ली के कोतवाल फ़खरुद्दीन के नेतृत्व में तुर्क अमीरों ने बलबन की इच्छा का सम्मान नहीं किया और बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को 1287 ईस्वी में सुल्तान बनाया। कुछ समय बाद कैकुबाद के लकवाग्रस्त हो जाने के कारण उसके स्थान पर उसके शिशु पुत्र कैमुर्स को गद्दी पर बैठाया। इस समय तक सल्तनत में दो दल बहुत महत्वपूर्ण थे, एक तुर्क दल और दूसरा खिलजी दल। इस खिलजी दल का जो सरदार था वो जलालुद्दीन था। तुर्क दल ने जलालुद्दीन को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई, परंतु योजना पूर्ण होने से पहले ही जलालुद्दीन को उसका पता चल गया और उसने आगे बढ़कर दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया और शिशु सुल्तान को कैद कर लिया और कैकुबाद का वध करके 13 जून 1290 ईस्वी में कैलुखरी के महल में उसने अपना राज्याभिषेक कराया। इस महल का निर्माण कैकुबाद ने करवाया था और यहीं पर वह जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के नाम से राज करने लगा। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना की जिसे खिलजी वंश कहा जाता है।
बहुत सारे विद्वान इस घटना को खिलजी क्रांति के रूप में निरूपित करते हैं। उनका मानना है कि इससे पहले दिल्ली सल्तनत पर गुलाम तथाकथित गुलाम वंश के शासकों का अधिकार था और उन्हें अपने पद से हटाकर उनके स्थान पर जो भी शासक बने वो कहीं न कहीं गुलाम वंश से संबंधित थे। परंतु जलालुद्दीन खिलजी एक सामान्य परिवार से उठा हुआ व्यक्ति था और उसे कोई विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं था और उसने जो ये परिवर्तन किया एक प्रकार से एक बड़ा परिवर्तन था, इसलिए इसे क्रांति कहा जाता है। और इस परिवर्तन के साथ ही दिल्ली सल्तनत में एक विकास का, विस्तार का और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होता है। संभवतः इसलिए भी इसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। शासक बनने के बाद जलालुद्दीन के सामने ये समस्या थी कि किस प्रकार वह सत्ता पर अपना नियंत्रण मजबूत बना के रखे, क्योंकि उस समय उसे अपने जो विरोधी तुर्क ग्रुप था उस पर अधिकार स्थापित करना था। साथ ही दिल्ली की जनता को ये सिद्ध करना था, जनता के सामने सिद्ध करना था कि उसने जो कुछ किया है वो वैध है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ आप जान लें कि जलालुद्दीन ने कैकोबाद के द्वारा निर्मित किलुखरी के महल में ही उसकी हत्या की थी और वहीं पे उसने अपना राज्याभिषेक कराया था। और जनता के भय के कारण वो है लंबे समय तक दिल्ली नहीं आया और दिल्ली के जो बलबन का लाल महल था उसमें अपना पदार्पण नहीं किया। जब उसके महसूस हो गया कि अब जनता ने उसे स्वीकार कर लिया है, तब जाकर वह दिल्ली आया। और इसके लिए जनता को स्वीकार कराने के लिए उसने दयालुता और उदारता का उपयोग किया। अपने सरदारों के साथ भी दयालुता का व्यवहार किया, जनता के साथ भी दयालुता का व्यवहार किया। और अब लोगों को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति शासक बना है जो दयालु है, उदार भी है और जनता का ख्याल भी रखने वाला है। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और उसकी स्वीकृति के बाद ही जलालुद्दीन किलोखरी के महल से निकलकर बलबन के लाल महल में गया। परंतु जब वह वहाँ पे गया तो लाल महल के द्वार पर ही नीचे लेट गया और उस फूट फूट कर रोने लगा। जब उससे उसकी गद्दी पर बैठने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर सुल्तान बलबन के सामने कितने समय तक हाथ जोड़कर रहा हूँ, खड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। और इस प्रकार से उसने अपने पुराने सुल्तान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके लोगों का और अधिक विश्वास प्राप्त कर। अब हम चर्चा करते हैं जलालुद्दीन के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। पहली घटना थी मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू कड़ा और माणिकपुर का सूबेदार था और ये तुर्क दल का प्रमुख व्यक्ति था। इसके द्वारा विरोध का भाव पैदा होने की जानकारी जब दिल्ली के अमीरों को मिली तो बहुत सारे तुर्क दल के अमीर उसके साथ मिल गए और उन्होंने मिलकर 1290 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अवध का सूबेदार भी उसमें मिल गया। जब सुल्तान को ये जानकारी मिली तो उसने एक बड़ी सेना लेकर मलिक छज्जू पर दावा बोला, आक्रमण किया। छज्जू के बहुत सारे विद्रोहियों को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर सुल्तान के समक्ष पेश किया गया। तो सुल्तान ने दरबारियों की आशा के विपरीत उन्हें कोई दंड नहीं दिया, बल्कि उनकी इस मामले में बड़ी स्वामी भक्ति, इस मामले में उनकी प्रशंसा की कि वो बलबन के बहुत ही स्वामी भक्त सेवक रहे हैं और उन्हें कोई दंड दिए बिना ही उन्हें मुक्त कर दिया गया। उनका ये मानना था कि वह एक मुसलमान है और दूसरे मुसलमान की किंचित भी वो हानि नहीं कर सकता है। इस प्रकार उसने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई सीदी मौला का षड्यंत्र। सीदी मौला
अजोधन के फ़खरुद्दीन शकरगंज का शिष्य था, जो बलबन के समय में ही दिल्ली आकर रहने लग गया था। हालांकि था तो वो फ़कीर, परंतु उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसके खानका में कई लोगों का खाना बनता था और उसकी राजनीति में भी रुचि थी। इस कारण वह धीरे धीरे सुल्तान के विरोधियों का केंद्र बनता गया। सुल्तान के विरोधी जो तुर्क अमीर थे वो वहाँ जाने लगे और वहाँ पर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत पूर्व सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री का विवाह भी मौला के साथ करवा दिया गया और उसे सुल्तान के एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के रूप में प्रेजेंट किया गया। जब सुल्तान को जानकारी मिली तो बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सारे जो षड्यंत्र में शामिल लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया। सीदी मौला को सुल्तान ने अपने सामने ही हाथ से कुचलवा दिया गया और उसके जितने भी समर्थक लोग थे उन षड्यंत्रकारियों को उसने देश के विभिन्न भागों में निर्वासित कर दिया। इस प्रकार मलिक छज्जू के विरुद्ध जो उसने उदारता का व्यवहार प्रकट किया था, उसके विपरीत व्यवहार उसने सीदी मौला के साथ किया। आइए हम जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में कौन कौन से सैन्य अभियान किए गए। पहला सैन्य अभियान उसने रणथंबोर के विरुद्ध किया। 1291 ईस्वी में उसने रणथंबोर के शासक अमीर देव के विरुद्ध अभियान किया और रणथंबोर के रास्ते में पड़ने वाले एक प्रमुख किले झाइन पर उसने आक्रमण करके जीत लिया और उसके बाद उसने रणथंबोर को घेरने की योजना बनाई, परंतु उस पर बिना आक्रमण किए, बिना जीते ही वह वापस लौट गया। इसका क्या कारण हो सकता था? संभवतः जलालुद्दीन को रणथंबोर की अभेद्य सुरक्षा और विशालता का भान हो गया था और उसे ये भी पता चल गया था कि अगर यहाँ पर संघर्ष हुआ तो उसकी बड़ी हानि होने वाली है। इसी कारण उसने बिना लड़े ही वापस लौटने का फैसला किया। यहीं पर उसने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी दिया था। जब उसे वापस लौटने की निर्णय के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इस प्रकार के 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के समान भी नहीं समझता। अर्थात उसके लिए किला जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उसके मुसलमान साथियों की रक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और इस प्रकार उसने बिना रणथंबोर को जीते ही वापस लौटने का निर्णय कर लिया। रणथंबोर से लौटते ही सुल्तान को मंगोलों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मंगोल 1291 ईस्वी में हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में पंजाब के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया था और शुनम तक बढ़ाए थे। जलालुद्दीन ने उन्हें युद्ध में पराजित किया। अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई और संधि के परिणाम स्वरूप उसने मंगोलों को शांतिपूर्ण लौट जाने की इजाज़त प्रदान की। मंगोलों के एक नेता उल्गू के नेतृत्व में कुछ मुसलमान या कुछ मंगोल भारत में ही रह गए। सुल्तान ने उनके साथ बहुत ही नरमी और उदारता का व्यवहार किया। उन्हें दिल्ली में बसने की उन्होंने जगह दी, मकान बनाने की सहायता प्रदान की, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की और जो योग्य थे उन्हें राजकीय पदों पर नियुक्त भी किया गया। तो ये इस प्रकार से दिल्ली में बसे मंगोल आगे जाकर नए मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। जलालुद्दीन ने 1292 ईस्वी में मंडोर के ऊपर भी आक्रमण किया। जोधपुर के पास आजकल मंडोर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसे उसने जीत लिया। अलाउद्दीन या जलालुद्दीन के ज़माने में 2 और महत्वपूर्ण आक्रमण हुए, एक भिलसा पर और दूसरा देवगिरी पर यह यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों आक्रमण जलालुद्दीन ने नहीं किए, बल्कि इनके भतीजे और इसके सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। दोनों की क्या इम्पोर्टेंस थी ये हम इस आक्रमण में समझेंगे। भिलसा पर जो आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने,
वो सुल्तान जलालुद्दीन की सहमति से किया, उसे इजाज़त लेकर किया, और भिलसा को बुरी तरह से उसने लूटा अलाउद्दीन खिलजी ने, और लूट का अकूत माल लाकर उसने सुल्तान की सेवा में पेश किया। इससे सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसके समय में इतनी बड़ी धनराशि लूट कर कोई भी लेके नहीं आया था, इसलिए अलाउद्दीन से वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और उसने जो कड़ा का जो सूबा था, जो मलिक छज्जू के विद्रोह के बाद अलाउद्दीन को दे दिया गया था, उसके साथ साथ उसे अवध का एक इक्ता भी सूबा भी उसको दे दिया। यानी अब अलाउद्दीन खिलजी 2 सूबों या इक्ताओं का मालिक बन गया, और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण पद आरिज ए मुमालिक का भी उसे प्रदान किया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने बड़ी चालाकी से भिलसा पर लूटे गए माल का उपयोग सुल्तान का जो सहयोग, सुल्तान की कृपा दृष्टि और सुल्तान का विश्वास प्राप्त करने के लिए किया। जब अलाउद्दीन को ये पता चल गया कि सुल्तान उस पर बेहद विश्वास करता है, तब उसने देवगिरी के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय लिया। देवगिरी बहुत समृद्ध था, और अलाउद्दीन खिलजी को उसकी समृद्धि के बारे में बड़ी चर्चाएं मिली थी सुनने को। इसलिए उसने 1 साल तक तैयारियां की, और तैयारी करने के बाद में उसने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि भिलसा पर तो उसने आक्रमण जलालुद्दीन की सहमति से किया, उसको बताकर किया, परंतु देवगिरी पे जो आक्रमण किया था उसमें उसने सुल्तान जलालुद्दीन को सूचना तक नहीं दी। पूर्ण रूप से इस अभियान को गुप्त रखा गया, और वहाँ पर उसने 1296 ईस्वी में आक्रमण किया। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव पराजित हुआ, और यहाँ से अकूत संपत्ति उसने प्राप्त की लूट में। कहा जाता है कि इसमें सैकड़ों मन सोना चांदी और हीरे जवाहरात आदि शामिल थे। तो चूँकि इस अभियान की उसने सूचना सुल्तान को दी नहीं थी, इसलिए इस संपत्ति को भी सुल्तान तक देने का उसका कोई सवाल नहीं था, और इस संपत्ति से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही शक्तिशाली बन गए। और यही संपत्ति आगे जाकर जलालुद्दीन के अंत का कारण भी बनी। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन द्वारा देवगिरी पर आक्रमण करके अकूत संपदा प्राप्त करने की जानकारी मिली, तो उसके दरबारियों ने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की। खासकर अहमद चब, जो बहुत ही वफादार दरबारी था, उसने कहा कि सुल्तान की बिना इजाज़त के उसने वहाँ पर आक्रमण किया देवगिरी पर। ये सुल्तान के जो खिलाफ एक प्रकार से विद्रोह है, और इसलिए उसे कड़ा दंड दिया जाना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी को। परंतु चूँकि जलालुद्दीन उस पर बहुत विश्वास करता था, भिलसा के घटना के बाद तो वो बहुत ज़्यादा विश्वास उस पर करने लग गया था। वो उसका भतीजा भी था, उसका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए उसने अपने दरबारियों की एक भी नहीं सुनी। यहाँ पर अलाउद्दीन का एक भाई था, छोटा भाई अलमास बेग, उसने भी अपनी मीठी मीठी और चुपड़ी बातों से, कूटनीति से अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में जो दरबारियों ने जलालुद्दीन को कहे, उसको उसने अपनी कूटनीति से वापस ठीक कर दिया, और उसने आग्रह किया कि वो तो आपसे मिलना चाहता है, आप मिलिए, और सारी संपत्ति वो आपको देना चाहता है। तो अलमस बेग के समझाने पर सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने के लिए तैयार हो गया, और उसने एक सेना जो थल मार्ग से आ रही थी, उसके साथ साथ जल मार्ग से उसने अपने कुछ चुने हुए अमीरों के साथ नाव में बैठकर कड़ा में अलाउद्दीन से मिलने के लिए वो रास्ते में चला। अलमास बेग ने सुल्तान से कहा कि आप इन अमीरों को हथियारों से रहित कर दीजिए, नहीं तो अलाउद्दीन घबरा जाएगा। वो सोचेगा कि सुल्तान उसकी जो देवगिरी पर आक्रमण है, उस आक्रमण का दंड देने के लिए आ रहा है, इसलिए वो आपसे मिलेगा नहीं और वो भाग जाएगा।
ये बात सुल्तान को समझ में आ गई और उसने अपने सारे अमीरों को शस्त्र रहित करके नाव के साथ वहाँ पहुँचा। नदी के दूसरे किनारे पर अलाउद्दीन उससे मिला। वह मिलते ही जलालुद्दीन के पैरों में गिर पड़ा और इससे जलालुद्दीन बड़ा खुश हुआ और उसने बड़े प्रेम से उसे छाती से लगाया और उसका हाथ पकड़कर बात करते करते, प्रेम पूर्वक बात करते करते वह नदी में अपनी नाव की तरफ बढ़ा। इसी बीच अलाउद्दीन ने अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अपने दो साथियों महमूद सालिम और इख्तियारुद्दीन दूद नामक दो साथियों को इशारा किया। उन्होंने सुल्तान को वहीं पर मार डाला, उसके साथ आए हुए अमीरों को भी मार डाला और इस प्रकार इस मारकाट के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान का अंत कर दिया। ये घटना 20 जुलाई 1296 ईस्वी में हुई थी। अलाउद्दीन ने शाही छत्र अपने सर पर धारण करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन के इस कटे हुए सर को उसने भाले पर टांग कर कड़ा और माणिकपुर के मार्गों पर उसने घुमाया और इस प्रकार अति विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा सुल्तान जलालुद्दीन का मार्मिक अंत हुआ। तो आज हमने खिलजी वंश की स्थापना और उस संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के कार्यों का अध्ययन किया है। आशा है इसे समझने में आप लोग सफल रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।